डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ यूनिट 4 लाइट का एक्चुअल में ये लेक्चर 2 है और हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं उसका नंबर ये क्या है, लेक्चर 7 है। तो यूनिट 4 का ये लेक्चर क्या माना जाएगा, 2। कल मैंने यूनिट 4 का लेक्चर 1 दिया था और उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था प्रकाश का अपवर्तन और इंग्लिश में बोल दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्टिंग में वो प्रकाश का अपवर्तन नहीं है, प्रकाश का परावर्तन। बाद में तो कंप्लीट था, बाद में तो सही कर दिया था उसको। तो थोड़ा सा अपवर्तन शब्द स्टार्टिंग में मुंह से निकला था में से, तो उसकी मिस्टेक को सुधार रहा हूँ। तो वहाँ क्या आप समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और शेष जो लेक्चर था पूरा वो कंप्लीट था, सही था, आप उसका अध्ययन करें। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी अपवर्तनांक का भौतिक महत्व, अपवर्तन का कारण तथा अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो ये अपना आर्टिकल है यूनिट 4 का। तो क्या कहेंगे हम, अपवर्तन का कारण क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, यही अपवर्तन का कारण है। क्या कहेंगे हम, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, यही अपवर्तन का कारण है। भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल बदल जाने से माध्यम का अपवर्तनांक भी बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। डबल से बोल रहा हूँ, भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होती है। विरल बोले तो वायु, और वायु की तुलना में कांच या पानी क्या है, सघन है, तो सघन माध्यम कहलाएंगे वायु या कांच। और वायु विरल माध्यम कहलाएगी, पानी और कांच क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। अब प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रहेगी, यानी प्रकाश की चाल बदल जाती है माध्यम बदल जाने से, और माध्यम बदल जाएगा तो माध्यम का अपवर्तनांक बदल जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान दें। भिन्न भिन्न माध्यम प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल बदल जाने से माध्यम का अपवर्तनांक बदल जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की चाल तथा माध्यम के अपवर्तनांक में निम्नलिखित संबंध है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल c अपान उस माध्यम में प्रकाश की चाल v। और यदि हम सापेक्षिक अपवर्तनांक की बात करें, क्या बोलेंगे हम कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 म्यू 2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। 1 म्यू 2 का अर्थ है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। नोट 1 बात करूं मैं, नोट क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ये ध्यान देना। c इक्वल टू न्यू लेमडा, जैसा कि यूनिट 5 में मैंने बताया था, c प्रकाश की चाल है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और लेमडा प्रकाश की तरंग देरी है। चूँकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर c बदल जाता है, लेकिन न्यू नहीं बदलता है, न्यू नहीं बदलता है ना, इसलिए
सी इक्वल टू न्यू लेमड़ा से स्पष्ट है कि लेमड़ा को बदलना पड़ेगा, यानी तरंग देरी क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड की राशि सी बदल रही है, राइट हैंड साइड में दो राशियाँ न्यू और लेमड़ा, न्यू नहीं बदलती तो फिर कौन बदलेगा, लेमड़ा। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। अब ध्यान देना, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर क्या कहते हैं हम, न्यू लेमड़ा। माना कांच में प्रकाश की चाल v है, तो v इक्वल टू क्या कहेंगे हम, न्यू लेमड़ा डैश। v इक्वल टू क्या बोलेंगे, न्यू लेमड़ा डैश, यानी आवृत्ति नहीं बदलेगी, चाल बदल गई, c से क्या हो गई v, तरंग दैर्घ्य लेमड़ा डैश हो गई, यानी लेमड़ा डैश यानी तरंग दैर्घ्य बदल गई। क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल बदल जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी, माना v हो जाएगी, और तरंग दैर्घ्य लेमड़ा से कम होकर लेमड़ा डैश हो जाएगी, क्योंकि आवृत्ति न्यू नहीं बदलेगी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या कहेंगे हम, ए म्यू जी इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, सी अपान वी। ए म्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू होती न्यू लेमड़ा और वी की वैल्यू क्या हुई, न्यू लेमड़ा डैश, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ए म्यू जी इक्वल टू क्या आएगा, लेमड़ा अपान लेमड़ा डैश, यानी ए म्यू जी बराबर वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपान कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमड़ा डैश बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा अपान ए म्यू जी। नोट 2 की बात कर रहे हैं हम, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमें क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, वहाँ पर ये काम में आएगा, मतलब इसको सीखना जरूरी है। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग उलट देने पर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से उसी मार्ग से वापस लौटती है जिस मार्ग से प्रकाश किरण ने प्रवेश किया था। इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मतलब जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करेगी, यदि उसका हम मार्ग क्या कर दें, उलट दें, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में उसी मार्ग द्वारा लौटेगी जिस मार्ग से उसने प्रवेश किया था। इसे क्या कहते हैं हम, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसे मैथमेटिकली समझ लें, चित्र से स्पष्ट है कि प्रकाश किरण जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या कहेंगे हम, साइन आई बाई साइन आर, तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2 म्यू 1 इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। अब साइन आर आपतन का कोण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण किधर से जा रही, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में। समीकरण 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 म्यू 1 को उल्टा कर दें तो 1 अपान 2 म्यू 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में साइन आर बाय साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष है ना, राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कि 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 अपान 2 म्यू 1 है ना। नोट 3 की बात करें हम, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। ये ध्यान रखना, क्यों 1 क्यों होता है, वायु के सापेक्ष वायु का ये अपवर्तनांक निकाले तो वायु में प्रकाश चाल अपान वायु में प्रकाश चाल, तो ऊपर भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1, यानी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। आर्टिकल है ना,
आर्टिकल है सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न। ये संख्यात्मक प्रश्न आप करेंगे सिंपल वाले, तो उससे आपका अपवर्तनांक संबंधी नॉलेज भी बढ़ेगा, और हम आगे के आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें जैसे पूर्णांतरिक परावर्तन है, क्रांतिक कोण है, तो ये समझ में आएंगे। तो एक क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइए कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक a μg = वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल, मतलब a μg बराबर क्या कहेंगे हम, c/v। तो a μg = c की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू दे रखी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, तो a μg कितना आया 3/2, या क्या कहें हम 1.5। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात है। अब उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से a μg = क्या होता है 1/g μa। तो g μa = क्या लिख सकते हैं हम 1/a μg। a μg की वैल्यू निकाली हमने 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो g μa = क्या आएगा 2/3। तो a μg यदि 3/2 है तो g μa आएगा 2/3 आएगा। अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक g μa = कितना आएगा 2/3। क्वेश्चन 2, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो a μw = Ca/Cw। Ca यानी वायु में प्रकाश की चाल 8 मीटर पर सेकंड दे रखी। Cw यानी जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखी। अब a μw = Ca यानी एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वायु में प्रकाश की चाल, वैल्यू रख देंगे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और Cw यानी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हुआ, 10⁸ से 10⁸, 3/2.25, पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो 300 हो जाएगा, 300/225। 25 से काटें इसको 300 को 12 बार कटेगा, और 25 से नीचे 225 काटे तो 9 बार, 12/9 4/3 आ जाएगा। तो a μw कितना हो जाएगा 4/3 या 1.33। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, या 1.5 भी बोल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, या इसको लिख सकते हैं 1.33 है। तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ' = λ/a μg, ऊपर हम कर चुके आर्टिकल है ना, इसकी ये फार्मूला निकाल चुके हैं। तो λ' यानी कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बराबर λ यानी वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपान a μg यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो दिया है वायु में प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितनी दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, और a μg कितना दिया हमको 3/2। तो λ' = हो जाएगा, लेमड़ा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम अपान 3/2, 2 ऊपर चला गया, तो 2 × λ' = होगा 2 × 6000 एंगस्ट्रॉम अपान 3। 6000 को 3 से कैंसिल करें तो वो कितना आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। 2 × 2000 एंगस्ट्रॉम यानी λ' = क्या कहेंगे हम 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना। एक सेकेंड,
4000 अंगस्ट्राम लेमडा डैश की वैल्यू निकली। अर्थात कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा डैश 4000 अंगस्ट्राम होगी। लेमडा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 अंगस्ट्राम। प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजरे या किसी भी माध्यम में हो, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अतः प्रकाश की कांच में आवृत्ति वही रहेगी जो हवा में थी, बदलेगी नहीं। आवृत्ति नहीं बदलती, केवल क्या बदलती है, तरंग दैर्घ्य। यहाँ तरंग दैर्घ्य वायु में कितनी थी प्रकाश की दी हुई 6000 अंगस्ट्राम, कांच में कितनी हो गई 4000 अंगस्ट्राम, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं हम जल में। जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा अपान ए म्यू डब्ल्यू। लेमडा डब्ल्यू यानी पानी में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, लेमडा यानी यहाँ पर क्या, लेमडा यानी वायु में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो दे रखी है 6000 अंगस्ट्राम। ए म्यू डब्ल्यू हमको दे रखा है वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3, उसकी वैल्यू रख देंगे। 3 कहाँ चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा। अब 3 × 6000 अंगस्ट्राम अपान 4 से 6000 अंगस्ट्राम को कैंसिल करें तो वो आ जाएगा 1500। 1500 × 3 यानी क्या, 3 × 1500 अंगस्ट्राम यानी 4500 अंगस्ट्राम, 4500 अंगस्ट्राम। यानी तरंग दैर्घ्य जो है जल में कितनी रहेगी प्रकाश की 4500 अंगस्ट्राम, यानी तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। जल में भी प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। ओके, थैंक यू। अगला आर्टिकल हम कल जो है, कल मैं वीडियो डालूँगा। कल यदि जाना हुआ झाबुआ जाने का है और नहीं डाल पाऊँ तो परसों डाल दूँगा मैं वीडियो, आपको मैं सूचित करूँगा। कल जो है, जो भी है, कल जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको सूचना दूँगा इसका कि वीडियो डाल पाऊँगा या नहीं, है ना।